Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my YouTube channel after a long time। काफ़ी दिनों के बाद आप सबसे जो है वो कांटेक्ट हो रहा है थ्रू द यूट्यूब चैनल। थोड़ी सी बिजी शेड्यूल की वजह से थोड़ा सा गैप आ चुका है अबाउट द रिकॉर्डिंग, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जो है अब ये चीज़ ना हो। सो लेट्स कंटिन्यू अवर लेक्चर। डियर व्यूवर्स, हमने जो प्रीवियसली लेक्चर डिस्कस किया था वो टॉपिक आपके सामने गिवन है, और वो टॉपिक हमारे पास है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या थी, ये सारी चीज़ें आप मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। ठीक है, और आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो भी नो डाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर ही होगा। और आज का हमारा टॉपिक है प्लांक्स अजम्पशन कह दें या क्वांटम थियोरी ऑफ रेडिएशन कह दें। ठीक है कि भाई जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम्स। ठीक है, उस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम में क्या मिस्टेक आ रही थी कि हमारे पास जो कर्व बन रहे थे वो डिफरेंट फॉर्म्स में बन रहे थे। तो चले मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करता हूँ, उस ग्राफ को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने टॉपिक पर। डियर व्यूवर्स, मैं जूम कर रहा हूँ इस चीज को। ये ग्राफ है जिसे हम कहते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। वी कॉल दिस ग्राफ एज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। काइंडली रिमेंबर दिस वन कि इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, इस ग्राफ को हम कहते हैं एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। अच्छा, इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में क्या चीज थी? अब एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ को डिस्कस करने के लिए हमने जो है वो पहले दो लॉज पढ़े थे। ठीक है, एक हमने पढ़ा था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। हमने वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या पढ़ा था कि जो मैक्सिमम वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। ठीक है, यानी कि जिस कर्व का टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अच्छा, दूसरा हमने क्या पढ़ा था? दूसरा हमने पढ़ा था स्टीफेंस लॉ। हमने स्टीफेंस लॉ में पढ़ा था कि जो एनर्जी रेडिएटेड होती है, ठीक है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इन यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम इन यूनिट एरिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की फोर्थ पावर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे ही वो एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, लेकिन उसके फोर्थ पावर के हिसाब से। फोर्थ पावर का क्या मतलब है भाई? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फोर्थ पावर का मतलब ये हुआ कि अगर मैं टेम्परेचर को 2 गुना बढ़ा दूं तो एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ेगी? उस 2 का फोर्थ पावर बढ़ेगी। और 2 का फोर्थ पावर कितना होता है? 2 का फोर्थ पावर होता है 16। यानी एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 16 फैक्टर, तो 16 फैक्टर के साथ वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके के साथ हमने कुछ लॉजिक्स को प्रीवियसली डिस्कस किया था। अभी आपके सामने कर्व बना पड़ा है। ये कर्व हमारे पास एक प्रैक्टिकल कर्व है। ठीक है, प्रैक्टिकल कर्व कहने का क्या मतलब है? प्रैक्टिकल कर्व कहने का मतलब ये होता है कि हमने जितनी भी लॉज हैं, जितनी भी कंडीशंस को डिस्कस किया था, उसमें हमने जो कंडीशंस को पढ़ के या स्टडी किया था वो हमने यही किया था कि भाई जो प्रैक्टिकली हमें ग्राफ मिल रहा था ना, जो हमें प्रैक्टिकली ग्राफ मिल रहा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, वो प्रैक्टिकली ग्राफ ये है। उस प्रैक्टिकली ग्राफ में क्या हो रहा था कि हमारे पास सर्टेन वेवलेंस की कुछ वैल्यूज थी। ठीक है, फिर जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, जैसे यहाँ पर 1000 है, फिर 1260 है, फिर 1450 है, ये 1650 है, तो वो जो ग्राफ जा रहा था वो अपनी पीक वैल्यू पर जा रहा था। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी पीक वैल्यू पर गया है। पीक वैल्यू पर क्यों गया है? क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, तो अभी हमने पढ़ा कि उसकी जो इंटेंसिटी होगी, उसकी जो एनर्जी होगी, वो भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, तो अपनी पीक वैल्यू तक पहुंचता जाएगा। और साथ में उसकी वेवलेंथ क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर कुछ अलग वेवलेंथ थी, यहाँ पर कुछ अलग वेवलेंथ है, यहाँ पर कुछ अलग वेवलेंथ है, यहाँ पर कुछ अलग वेवलेंथ है, यानी कि इस साइड वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी, जाहिर सी बात है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे तो इंटेंसिटी बढ़ रही थी, और उसकी वेवलेंथ की अमाउंट या वेवलेंथ की जो वैल्यू थी वो डिक्रीज हो रही थी। लेकिन इस पीक वैल्यू पर जो वेवलेंथ होगी, उस वेवलेंथ को हम मैक्सिमम वेवलेंथ कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी के साथ रिलेटेड होगी। मैक्सिमम एनर्जी के साथ कैसे? चले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ अभी यहाँ पर। इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मुझे आगे वो प्लैंक्स असम्पशन को डिस्कस करना है। चलें, अब कंडीशन कुछ यूं थी, देख लें। हमने यहाँ पर एक कर्व पढ़ा यहाँ पर, ठीक है, ये पहला कर्व है फॉर 1000 केल्विन। तो यहाँ पर इस इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर थी। फिर जब हमने ये पढ़ा तो इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर। फिर जब हमने ये कर्व पढ़ा तो इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर। फिर जब हमने ये कर्व पढ़ा तो इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आप कर्व देखें ऊपर की तरफ जा रहा है, इट मीन्स इट्स इंटेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है।
और साथ में जो वेवलेंथ है वो कैसे है देख लें। ये नीचे वाला जो कर्व है ना, ये वेवलेंथ का है, नीचे वाली लाइन। तो यहाँ पर वेवलेंथ की कोई ना कोई वैल्यू थी, मतलब समझने की कोई ना कोई कलर है वेवलेंथ का, और यहाँ पर भी कोई ना कोई कलर है, यहाँ पर भी कोई ना कोई कलर है। तो ये तो ग्राफ इस साइड जा रहा है, इट मींस व्हाट कि वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेकिन ये जो पीक वैल्यूज है ना, पीक वैल्यूज, इस पर जो वेवलेंथ होगी उस वेवलेंथ को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि दिस वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद इट्स मैक्सिमम एनर्जी। वो जो वेवलेंथ होगी वो उसकी मैक्सिमम एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होगी। तो आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये तो हमने प्रैक्टिकली ग्राफ पढ़ लिया, लेकिन थ्योरेटिकली इसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए उस चीज को थोड़ा सा देख लें। थ्योरेटिकली हम इसका ग्राफ कैसे बना सकते हैं। थ्योरेटिकल इसका जो ग्राफ बनना चाहिए वो मैं यहाँ पर ब्लैक से बना देता हूँ, क्योंकि रेड थोड़ा सा जो है वो नजर कम आएगा आपको। तो ये मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, यहाँ पर देखना आप क्या होने वाला है। ये है एनर्जी और ये है वेवलेंथ। अच्छा, हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि भाई जैसे जैसे हम क्या करते जाएंगे, जैसे जैसे हम इस पर्सपेक्टिव को कैसे डिफाइन करें कि जैसे जैसे ये वेवलेंथ डिक्रीज होती जाएगी, डिक्रीज, तो एनर्जी क्या होती जाएगी, बदले में इंक्रीज होती जाएगी। तो वो कर्व जैसे ऊपर की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पर भी वेवलेंथ जैसे कम होती जाएगी, एनर्जी उतनी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। एनर्जी उतनी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे वेवलेंथ डिक्रीजेस, एनर्जी बढ़ती जाएगी। वैसे ये भी एक लॉ है जो आपके कोर्स में नहीं है, इसे हम कहते हैं जीन्स लॉ। रेले जीन्स लॉ हम इसे कहते हैं। और रेले जीन्स लॉ क्या कहता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कि जो एनर्जी होती है ना, इमिटेड होती है ब्लैक बॉडी से, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। वो वेवलेंथ के फोर्थ पावर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे मैं वेवलेंथ वाले कर्व को आगे की तरफ लेके जाऊंगा तो वैल्यू अपनी क्या होती जाएगी, पीक पर बढ़ती जाएगी। इट्स वैल्यू ऑफ एनर्जी इंक्रीजेस, उसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, यानी कि जो थ्योरेटिकल ग्राफ बनना चाहिए वो ऐसा बनना चाहिए, लेकिन बन ऐसा नहीं रहा था। कैसे बन रहा था, ऐसा प्रैक्टिकल ग्राफ बन रहा था। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या था हमारे पास, ये ग्राफ था हमारे पास थ्योरेटिकल। ठीक है, ये ग्राफ हमारे पास थ्योरेटिकल ग्राफ था। लेकिन ये जो मैंने अभी आपको कर्व समझाया वो कर्व क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास प्रैक्टिकली। और ऑब्वियसली साइंस में या फिजिक्स में जो है वो प्रैक्टिकल को ज्यादा माना जाता है। तो ये ग्राफ ऐसे कैसे जा रहा था, मतलब ग्राफ बनना ऐसे चाहिए था, लेकिन ग्राफ ऐसे क्यों बन रहा था। अब ये सवाल था कि इस ग्राफ ये कैसे बन रहा था। अब इस चीज का आंसर किसने दिया था, इस चीज का आंसर दिया था सर मैक्स प्लांक ने 1900 में। अपनी एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं, क्वांटम थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो हमारा जो टॉपिक है दर हकीकत वो आज का टॉपिक भी हमारे पास यही है, अबाउट प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। तो चलें अब मैं इसको जो है वो शेयर करता हूँ अनदर स्क्रीन के साथ, और हमारा जो डिस्कशन है वो वहीं पर ही कंटिन्यू होगा। चलें, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है प्लैंक्स अजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लैंक्स अजम्पशन फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कि प्लैंक ने कौन कौन सी अजम्पशन दी थी जब उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिस्कस किया था। भाई जब हमने ब्लैक बॉडी पढ़ा था तो मैंने आपको कैविटी का एग्जांपल दिया था, कैविटी का। ठीक है, मैंने कहा था कि कैविटी एक ऐसी बॉडी होती है जैसे कोई एक होल हो और उसमें से साइड से कोई क्रॉसपॉन्डिंग हो, और आगे चल के वो लाइंस इंक्रीज होती जाए। तो अपार्ट हमारे पास ये चीज थी कि इसको हम एज अ कैविटी कंसीडर कर लेते हैं, वी कैन कंसीडर दिस वन एज अ कैविटी। हम इसको एज अ कैविटी कंसीडर कर लेते हैं। अब बदले में क्या होगा देखिएगा, अब अगर इस कैविटी को हम क्या करेंगे, इस कैविटी को हम हीट अप करें यानी टेम्परेचर दें, तो ये रेडिएशन को क्या करेगा, इमिट आउट करेगा, एंड दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, अब मैक्स प्लांक ने क्या कहा था, इस चीज को समझना है। मैक्स प्लांक ने कहा था कि ये जो रेडिएशन इमिट आउट होते हैं ना, वो रेडिएशन इमिट आउट होते हैं विथ पर्टिकुलर एनर्जीज। यानी कि ये सारे के सारे रेडिएशन इमिट आउट नहीं होते, बल्कि कुछ पर्टिकुलर एनर्जीज के रेडिएशन इमिट आउट होते हैं। यानी कि वो जो एनर्जी इमिट आउट होती है वो पर्टिकुलर टर्म में होती है, या हम यहाँ पर वर्ड डिस्क्रीट भी यूज कर सकते हैं। तो जो एनर्जी इमिट आउट होती है वो डिस्क्रीट मैनर में होती है। डिस्क्रीट मैनर का क्या मतलब है कि भाई हर वेव की, हर रेडिएशन की अपनी एक क्या होगी, एनर्जी होगी। अगर अपनी एक एनर्जी होगी तो अपना एक क्या कर बनाएगी, वो एक अपना एक कर्व बनाएगी। तो इसी तरीके के साथ हमारे पास यहाँ पर जो कर्व बन रहे थे, लेट मी शो यू स्क्रीन, यहाँ पर जो कर्व बन रहे थे,
इस कर्व को हम ऐसे डिनोट करवा सकते हैं, कैसे देख लें। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि भाई हमारे पास ये नीचे वाला कर्व है, बिल्कुल नीचे वाला। अब आप कहेंगे सर नीचे वाले कर्व ऐसा क्यों बना, क्योंकि एक रेडिएशन इमिट आउट होगा और उसकी एनर्जी का कर्व ऐसा बन रहा होगा, ठीक है। फिर दूसरा रेडिएशन इमिट आउट होगा तो हमें क्या पता है कि भाई दूसरे रेडिएशन की जो एनर्जी है वो डिस्क्रीट मैनर है, मतलब अलग अलग एनर्जीज है, तो इसका भी कर्व एक अलग बनेगा और उसका कर्व हमारे पास कुछ ऐसा बना। इसी तरीके के साथ जो तीसरा रेडिएशन आएगा उसका भी कर्व कुछ इस तरीके के साथ बनेगा। चौथा जो रेडिएशन आएगा उसका कर्व भी कुछ इस तरीके के साथ बनेगा। यानी कि उन्होंने जो कहा था ना कि भाई ये कंटिन्यूअस मैनर में निकलते जाएंगे, यानी जितनी भी वेवलेंथ है ब्लैक बॉडी से निकलेंगी वो कंटिन्यूअस मैनर में निकलती जाएंगी। लेकिन मैक्स प्लांक ने कहा था कि वो कंटिन्यूअस मैनर में नहीं निकलती, वो किस में निकलती हैं, वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में निकलती हैं या डिस्क्रीट मैनर में निकलती हैं हमारे पास। तो ये दर हकीकत इसका आंसर था जो इन्होंने नहीं ढूंढा था इस चीज को लेके। तो मैक्स प्लांक का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई जो एनर्जी इमिट आउट होती है ना वो किस मैनर में होती है, वो डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट मैनर में होती है। काइंडली रिमेंबर दिस वन, डिसकंटिन्यूअस और डिस्क्रीट मैनर। अब ये डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट मैनर क्या है इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लांक की अजम्पशन यही थी। अब चले हम मजीद डिस्कशन कर लेते हैं इस प्लांक्स की अजम्पशन पर कि मैक्स प्लांक की बेसिक अजम्पशन किस तरीके के साथ हम डिस्कस कर सकते थे। भाई 1900 का जो है वो टाइम पीरियड था। 1900 में एक बंदा था जिसका नाम था मैक्स प्लांक। मैक्स प्लैंक ने क्या कहा था, मैक्स प्लैंक ने कुछ अजम्पशंस दी थी, कुछ पॉइंट्स दी थी, उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा और एक्सप्लेन भी करना चाहूंगा। पहली पॉइंट मैक्स प्लैंक ने ये कही थी कि जो ब्लैक बॉडी कैविटी के अंदर, जो ब्लैक बॉडी कैविटी के अंदर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं ना रेडिएशन को इमिट आउट करने के लिए, यानी कि जो रेडिएशन इमिट आउट होते हैं, सिंपली अगर मैं आपको बता दूं, जो रेडिएशन इमिट आउट होते हैं वो रेडिएशन जो इमिट आउट होंगे उनकी डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। तो यहाँ पर मैं ये चीज नोट डाउन करूंगा कि रेडिएशंस इमिटेड, जो रेडिएशंस क्या होंगे, इमिटेड होंगे, रेडिएशंस इमिटेड हैविंग डिस्क्रीट एनर्जी, उनकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिस्क्रीट होगी। और इनकी जो डिस्क्रीट एनर्जी थी वो डिस्क्रीट एनर्जी हमें बताई गई, और वो डिस्क्रीट एनर्जी हमें क्या बताई गई, वो डिस्क्रीट एनर्जी हमें ये बताई गई कि जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, वो बराबर है NH न्यू के। ठीक है, ये जो न्यू है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी। वी कॉल दिस वन एज फ्रीक्वेंसी। दिस E इज कॉल्ड एनर्जी, इस E को हम एनर्जी कहेंगे। और ये N एक नंबर है, वो कौन सा नंबर है, इसे वैसे तो हम क्वांटम नंबर का नाम देते हैं लेकिन आप इसको इंटीजर भी कह सकते हैं, ठीक है। और H जो है इसके अंदर एक कांस्टेंट है, दैट कांस्टेंट इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। तो मैक्स प्लैंक की पहली असम्पशन क्या थी कि जो रेडिएशन इमिट आउट होते हैं ना ब्लैक बॉडी से, रेडिएशन कैसे इमिट आउट होंगे, जब पार्टिकल्स क्या करते हैं, जब पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं, जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं। तो ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स कैन इमिट आउट, वो इमिट आउट कर सकते हैं किसको, एनर्जी को। और वो जो एनर्जी या रेडिएशन इमिट आउट होंगी उनकी डिस्क्रीट एनर्जी होती है, और एनर्जी किसके बराबर होती है, NH न्यू के बराबर होती है। तो याद रखिएगा कि ये हमारे पास एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इस केस में। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो जो रेडिएशन इमिट आउट होते हैं ना, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो सब तरीकों के साथ एनर्जी को इमिट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी लेवल के हिसाब से किसी भी वे में वो एनर्जी को इमिट आउट और एब्जॉर्ब करे, नहीं ऐसा नहीं होता। बल्कि जो एनर्जी इमिशन और एब्जॉर्प्शन होती है ना वो डिस्क्रीट बंडल में होती है, ठीक है। और ये जो डिस्क्रीट, अगेन एंड अगेन मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, इस डिस्क्रीट वर्ड की जगह पर आप वर्ड क्वांटा भी यूज कर सकते हैं कि उनकी जो एनर्जी थी वो क्या थी हमारे पास, एक क्वांटा के बराबर थी। अच्छा, ये तो पहली असम्पशन है जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। चलें बात कर लेते हैं हम सेकंड असम्पशन की। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, आते हैं हम सेकंड असम्पशन की तरफ। सेकंड असम्पशन क्या कहता है, सेकंड असम्पशन कहता है कि जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो रेडिएशन को जब एब्जॉर्ब करेंगे तो दर हकीकत वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जंप करेंगे। जैसे मैं आपको बात करूं किसी एटम के अंदर जो एनर्जी लेवल्स या शेल होते हैं, जैसे मैं एटम्स की बात कर लें, देखें ये हमारे पास न्यूक्लियस है सेंटर पर, और ये हमारे पास एक एनर्जी लेवल है, दूसरा एनर्जी लेवल है, ये तीसरा एनर्जी लेवल है। तो कंसीडर कर लें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर है, और इस एनर्जी लेवल को हम क्या कह रहे हैं, इस एनर्जी लेवल को हम स्टेट कह रहे हैं, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एक स्टेट है। अब क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊपर वाले लेवल में जंप करेगा।
अब जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल में जंप करेगा ना, तो ऐसा नहीं कि हम कितनी भी एनर्जी दें तो वो ऊपर वाले शेल में जंप कर जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। और वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए? वो एनर्जी इन दो शेल्स के डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए। यानी आप अज्यूम कर लें कि भाई पहले एनर्जी लेवल पर E1 एनर्जी थी, तो दूसरे पर E2 थी, तो इलेक्ट्रॉन जब E1 से E2 की तरफ जाए ना, तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? उतनी एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा जिसका उतना क्या होगा? डिफरेंस होगा। और डिफरेंस कितना होगा? E2 माइनस E1। तो इलेक्ट्रॉन को अगर स्टेट चेंज करनी है तो वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा? उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जितना उनका क्या है, जितना उनका डिफरेंस है। इसी तरीके के साथ, इसी सेम तरीके के साथ, अगर इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे की तरफ आना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेट सपोज इस थर्ड एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल की तरफ आ रहा है, E2 की तरफ आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब E3 से E2 की तरफ आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा? इमिट आउट करेगा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट आउट करेगा ना, वो भी किसके बराबर होगी? वो भी बराबर होगी डिफरेंस ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स। वो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के बराबर होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन इतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है जितनी जितना शेल्स का डिफरेंस है, और एनर्जी उतनी ही रिलीज कर सकता है जितना अगेन शेल्स का डिफरेंस है। तो शेल को हम स्टेट करें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सर एटम्स या मॉलिक्यूल्स जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जंप करेंगे, और वो मतलब ऐसे ही जंप नहीं करेंगे, बल्कि इतनी जंप कर सकते हैं, इतनी एनर्जी ले सकते हैं जितना उन दो एनर्जी लेवल्स के बीच में क्या है? डिफरेंस है हमारे पास। और वो डिफरेंस किसके बराबर था? जो मैंने आपको पहले बताया, वो डिफरेंस किसके बराबर था? वो डिफरेंस था HF के बराबर। जैसे वो पहले में है तो HF है, जब वो दूसरे में आएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? 2HF के बराबर आ जाएगा। जब वो तीसरे में आएगा तो कितने के बराबर हो जाएगा? 3HF के बराबर आ जाएगा। जब वो चौथे में आ जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? 4HF के बराबर हो जाएगा। इसी वजह से ये जो n है ये एक क्वांटम नंबर होता है दर हकीकत। ये कौन से क्वांटम नंबर है ये आगे हम जाके पढ़ेंगे, वरना आप इसको इंटीग्रल मल्टीपल भी कह सकते हैं HF का, कि भाई जो n है वो इंटीग्रल मल्टीपल है HF के करस्पॉन्डिंग। तो जो एनर्जी का डिफरेंस है वो किसके बराबर है? HF के बराबर होना चाहिए, याद रखिएगा इस चीज को। सो दिस वन इज द सेकंड एंड फाइनल असम्पशन ऑफ मैक्स प्लांक। ये मैक्स प्लांक की फाइनल और लास्ट असम्पशन थी जिसमें हमने एनर्जी के डिफरेंस को डिस्कस कर लिया। आई होप के आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये जो H है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। इस प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपने याद करनी है, जो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज की पैटर्न में आ सकती हैं। और वो जो H की वैल्यू है वो हमें बताई गई थी 6.63 इंटू 10⁻34 जोल इंटू सेकेंड। ये जो जोल इंटू सेकेंड, ये जो यूनिट हमने बनाया था जोल इंटू सेकेंड, ये एक और क्वांटिटी भी है जिसका यूनिट जोल इंटू सेकेंड है। और वो दूसरी क्वांटिटी हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम। सो रिमेंबर दिस वन, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट हैज द सेम यूनिट। अगर उनके यूनिट सेम है तो उनके डायमेंशन भी क्या होने चाहिए? उनके डायमेंशन भी सेम होने चाहिए। सो आई होप के आपको समझ में आ गया होगा कि प्लैंक्स अजम्पशन क्या थी, और ये जो क्वांटम थियरी हम जिसे कहते हैं या क्वांटम हाइपोथेसिस, वो क्या चीज थी। सो अगेन अल्लाह हाफिज फॉर दिस लेक्चर। एंड जो है हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा फोटॉन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। तब तक के लिए अल्लाह।